हेलो दोस्तों, मैं आशीष जैन। आज के इस डेमो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में किसी और की फिल्म से नहीं, मेरी ही शॉर्ट फिल्म का एग्जांपल लेते हुए हम एक्सक्लूसिवली सिनेमैटिक फिल्म मेकिंग पर डेमो देंगे। हो सकता है आपने पहले भी 3D या ग्राफिक कोर्सेज के डेमो लिए होंगे, जिसमें आपको किसी भी एक सॉफ्टवेयर का एक सेगमेंट या फीचर या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट या बेसिक सेट बना के दिखा दिया जाता है। लेकिन इन सब से काफी आगे चलते हुए आज के इस टेक्निकल डेमो में हम अनरियल इंजन की फिल्म मेकिंग टेक्निक को यूज करते हुए 4 से 5 शॉट का एक कंप्लीट सीक्वेंस बनाएंगे। अनरियल इंजन की रियल टाइम फिल्म मेकिंग आपकी क्रिएटिविटी और सिनेमाटोग्राफी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। इस बात को स्पेसिफिकली हाईलाइट करना चाहूंगा कि शैमरॉक इंडिया की फर्स्ट एंड बेस्ट CGI फिल्म अकेडमी है जो अनरियल इंजन में फिल्म मेकिंग कोर्सेज ऑफर कर रही है। इस कंप्लीट वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए फॉलो कीजिए हमारे Instagram पेज को। हाय एवरीवन, अनरियल इंजन के टेक्निकल डेमो में आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम अनरियल इंजन में कुछ एक लोकेशन बना के कुछ कैरेक्टर्स डाल के और कुछ शॉट्स कम्प्लीटली एक्सपोर्ट करेंगे या एक टाइमलाइन पे देखेंगे। जो लोकेशन हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो मेरी ही मूवी का एक पार्ट है। मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी द ब्लू ट्रेजर, उसी का एक सेक्शन है। जैसे कि आप इस पे देख रहे हैं, इस वीडियो में मैं एक शॉट प्ले करता हूँ जिसमें एक कैमरा जूम इन हो रहा है एक हॉट डेजर्ट रूरल विलेज लोकेशन में। कुछ क्रोज जा रहे हैं टुवर्ड्स जो बीच में वेल है, ड्राई वेल है उसकी तरफ, एंड देन सडनली डोर ओपन होता है और देन इट ब्रेक्स द साइलेंस, सब इधर उधर भागने लग जाते हैं। तो ये एक शॉट है फिल्म का, मैं प्ले करता हूँ। उसके बाद हम चलेंगे इसी लोकेशन पे और इसी लोकेशन का एक सेक्शन लेते हुए हम बिल्ड करेंगे वहाँ पे एक सेट, एक स्मॉल सेट, इन्हीं और एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए। और उसी को बिल्ड करते हुए आप देखो कि अनरियल इंजन के बहुत सारे यूनिक फीचर्स जो रियल टाइम में आपको एक सेट बिल्डिंग की ऑप्शन देते हैं। आप एलिमेंट्स को यूज़ करके उनको अलग अलग जगह पे प्लेस करके आप एक कंप्लीट लोकेशन बना लेते हैं या एक कंप्लीट सेट बना लेते हैं जिसको आप मल्टी एंगल से कैमरा यूज़ करके डिस्प्ले कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस लोकेशन से जिस पे आप देख रहे हैं कि एंड देन सडनली डोर ओपन। और ये एक शॉट है। ये फर्दर उसके बाद एक हट है जिसके इंडोर में ये सब डायलॉग्स चलते हैं। और उसके बाद में ये जो मेन कैरेक्टर है ये एक जर्नी के लिए चला जाता है फॉर वाटर की सर्च में। तो ये जो मूवी थी इसी का ये लोकेशन है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अनरियल इंजन के अंदर लोकेशन है। बहुत रियल टाइम में इसको मूव कर सकता हूँ, मुझे कुछ अलग से रेंडर करने की ज़रूरत नहीं है। अनरियल इंजन की यही खासियत है कि इसमें बहुत सारे मोड है। बाय डिफ़ॉल्ट आप हर जो भी 3D सॉफ्टवेयर लाइक माया और 3ds Max, उनके अपने बहुत अच्छे फीचर्स हैं एज एसेट बिल्डिंग में, पर रेंडरिंग में या रियल टाइम प्रोसेसिंग में अनरियल इंजन इज़ फार मोर बेटर। तो जैसे आप देख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट बाकी सॉफ्टवेयर्स में अगर आपको ऐसी आउटपुट दिखती है तो अनरियल इंजन में यही मैं आपको अलग अलग मोड में दिखा रहा हूँ। ये लोकेशन जो मेरी है, अगर मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो दूसरे 3D सॉफ्टवेयर जोन में देखूँ तो ये ऐसी दिखेगी। अगर मैं इसमें हूँ थोड़ा सा बेटर दिखता है आपके शेडोज़। ये मैक्सिमम कुछ सॉफ्टवेयर्स में दिख सकती है आपको अगर आप उसका लाइटिंग मोड ऑन करते हैं। हाई में जाता हूँ तो मुझे स्काई की जो स्कैटरिंग है, जो स्काई से लाइट हिट हो रही है, वो दिख सकती है। एपिक मोड में जाता हूँ तो थोड़ा और रिफाइन होकर शेडोज़ दिख सकती हैं। या सिनेमैटिक में जाऊँ जो कि फाइनल आउटपुट है जिसमें लाइट, इनडायरेक्ट लाइट पूरे एक एक कोने में जाके हिट कर रही है। तो ये जो फोटो रियलिज्म है, जो लाइटिंग का जो बेनिफिट है, आपको अलग से रेंडर कुछ नहीं करना, जो है आपकी स्क्रीन पे हो रहा है आप उसमें कुछ भी मूव कीजिए वो उसकी शैडोज़ उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगी, लाइट्स उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल जो शॉट आप देख रहे हैं, यही जो वेल उसमें दिख रहा था जहाँ पे क्रो बैठे थे, अभी ये एनिमेटेड नहीं है, इस एनिमेशन इनमें ट्रांसफ़र नहीं की हुई, तो ये स्टैटिक पोज में है। बट आप इनका फ़ोटो रियलिज्म देखें, जैसे कि मैं यहाँ तक जा रहा हूँ, जो अब डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअल में शॉट है या फिर ये 3D है। ये इसकी जो डिटेलिंग है वो काफ़ी
जो जो नेचुरल फिनोमिना में जो चीज़ें होती हैं वैसी ही दिखती है, इनकी डिटेलिंग से लेके, इनका बम्प से लेके, या जो इनकी फाइन ट्यूनिंग होती है, या टेक्सचर्स, या जिसको आप कह सकते हैं कि सैंड की डिटेल है पर्टिकुलरली इसमें, या जो स्टोन की डिटेल है, वो काफ़ी रियल है, और जिस तरीके से ये शेडो कैच कर रहे हैं वो बहुत फोटो रियल है। सिमिलरली आप लाइटिंग के लिए लाइटिंग चेंज करने के लिए अलग से रेंडर नहीं करते हैं, जैसे कि मेरे पास में मैं इसमें ये जो लाइटिंग सेटअप है ये यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं सिर्फ डे और टाइम चेंज करूँगा और इसके अंदर सेटिंग चेंज होती है। जैसे अभी करंटली मैंने टाइम ऑफ द डे किया है 1477, अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए अब 2 से 3 बजे का टाइम है। मैं कहता हूँ कि काफ़ी इवनिंग का टाइम चाहिए मुझे, जैसे कि लेट इवनिंग। इससे भी थोड़ा डार्कन में जाऊँ तो मैं थोड़ा और नीचे जा सकता हूँ, ऑलमोस्ट सनसेट जैसी सिचुएशन हो गई है। सॉरी, वेट अ सेकेंड, जस्ट मिनिमाइज इट। ओके, तो आप देख रहे हैं कि फ़ोटो रियलिज्म हर लाइट सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं इसको इंटरेक्टिवली भी मूव कर सकता हूँ। जैसे मुझे सन की पोजीशन अभी रिफाइन नहीं हो पा रही है, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा ऊपर है, तो मैं मैनुअली यहाँ से चेंज करते हुए जहाँ मुझे सबसे बेस्ट लाइट की सेटिंग लग रही है, ये भी बहुत अच्छी जा रही है। जहाँ पे आप सन की पोजीशन ला के आप ड्रॉप करेंगे, वहीं से लाइट अपने आप स्कैटर होना चालू होगी, अपने आप जो डार्क एरियाज़ है उनको फिल कर देगी। तो ये अनरियल इंजन की एक ऐसी यूनिक चीज़ है जो आपको बाकी सॉफ्टवेयर्स में कहीं से भी नहीं मिल सकती। तो ये रहा इसका जो लाइट सेक्शन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेक्शन है। अब हम एक लोकेशन बिल्ड करेंगे, इसी लोकेशन पे एक एम्प्टी एरिया देखते हुए वहाँ पे सिमिलर लुकिंग एसेट्स को यूज़ करके एक पूरा एक सेट या एक सेक्शन बिल्ड करेंगे। तो उस सेक्शन पे चलते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट है, यहाँ फेंसिंग है, फायर के लिए बहुत नीचे बेस है, स्मोक है, कुछ हैंगिंग क्लोथ हैं, हम इनको भी यूज़ करेंगे और कुछ नए एलिमेंट यूज़ करते हुए एक लोकेशन करते हैं। तो पहले हम एक एरिया डिफाइन कर लेते हैं, जैसे कि ये भी थोड़ा डार्क एरिया, कोई एम्प्टी एरिया ढूंढते हैं जहाँ पे ज़्यादा कुछ अभी काम हुआ नहीं है। लेट्स से क्यों ना हम इस सेट के पीछे की तरफ चलें जहाँ पे ज़्यादा अपने को जगह भी मिलेगी, या फिर हम डिसाइड करते हैं एक एरिया यहाँ काफ़ी खाली लग रहा है, लेट्स ट्राई दैट। इसके पीछे की तरफ एक हट जो है, मैं यहाँ थोड़ा मूवमेंट करूँगा तो और स्पेस बनाने के लिए, जैसे कि ये ट्री यहाँ से हटा देते हैं, ये जो क्लोथ है यह भी मूव कर देते हैं। वो पीछे की जो लोकेशन है वो काफ़ी बहुत बैक में है, उसको थोड़ा चेंज करके उसको बैक साइड में मूव कर देता हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा सा एरिया हो गया जिसको मुझे यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो चलिए अब इस एरिया में चलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे एक फेंसिंग एरिया हुई है, ये काफ़ी एम्प्टी एरिया। अब इस लोकेशन को मैं साइमल्टेनियसली इसको 1-2 पैनल्स में स्प्लिट कर देता हूँ ताकि हम प्रोग्रेस देखें जब हम सेट बिल्ड कर रहे हैं इस लोकेशन में, और कितने टाइम में हमने एक नया सेट बिल्ड कर लिया। तो ये एक अच्छा एंगल है। मैं इसमें थोड़ा पास में जाता हूँ और यहाँ पे एक कैमरा लॉक कर देता हूँ। सो आई क्रिएट अ कैमरा फ्रॉम हेयर। तो यहाँ पे गया, मैंने बोला क्रिएट कैमरा फ्रॉम हेयर, कैमरा एक्टर। तो ये मेरा कैमरा 0 हो चुका है यहाँ पे। अब मैं काम करता हूँ इस व्यू में। ओके, इसको थोड़ा सा छोटा कर दें ताकि आपको विजन भी अच्छा दिखता रहे और यहाँ पे डेवलपमेंट भी दिखता रहे, क्या हो रहा है क्या नहीं। इस कैमरे को अगर हम चूज़ करें इस जगह पे, कैमरा 0, ये रहा, दैट्स गुड। चलिए, तो अब हम काम करते हैं इस सेक्शन में। इसको भी थोड़ा विंडो को मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दोनों व्यू अच्छे से दिखते रहे। तो जैसा कि मैंने बताया कि अनरियल इंजन में बहुत सारी चीज़ें आपको प्री मेड मिलती हैं। तो मैंने जैसे ये जो प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट को मैंने, ये पूरी मूवी ही फ्री ऑफ कॉस्ट थी जो मैंने आपको दिखाई, और उसके एसेट्स जो हैं वो भी इसके पास, मेरे पास में अवेलेबल हैं। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट थे। आपको मार्केट प्लेस, जो कि अनरियल इंजन की एक अपनी मार्केट प्लेस है, वहाँ पे बहुत सारे एसेट्स फ्री मिल जाते हैं। आपको जल्दी से कुछ बनाना है तो आप वहाँ पे जाइए, आप कुछ चीज़ें डाउनलोड कीजिए, अपने प्रोजेक्ट में ऐड कीजिए और बनाना स्टार्ट कीजिए, और उसमें लाइट डालिए और आप कैरेक्टर डाल के फुली एनिमेट करके एक शॉर्ट फिल्म एक डिसेंट लेवल पे अनरियल इंजन सीख के आप खुद के बना सकते हैं। तो इस सेक्शन में मैं बात करूँगा जो अफ्रीकन विलेज है यहाँ पे, दैट लुक्स लाइक थोड़ा कुछ फैमिलियर टच है राजस्थान विलेज का भी।
तो इसके अंदर जाके मैश में मेरे पास ये जो एलिमेंट जिससे ये पूरा सेट कंस्ट्रक्ट किया है वो यहाँ पे इंडिविजुअली भी पड़े हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ बहुत क्विकली, कुछ हट ड्रॉप करता हूँ यहाँ से, जैसे कि ये लेते हैं। सो दैट्स वन। यहाँ पे ये जो सेट है मैं इसको भी थोड़ा खाली कर लेता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। तो ये लिया मैंने, इसको यहाँ पे रखा। ओके, इसको थोड़ा छोटा कर लूँगा, ये साइज़ में काफ़ी बड़ी लग रही है। इसके अलावा मैंने जो बाकी के एलिमेंट्स हैं, मैं एक इस विंडो को मैं अलग से भी खोल सकता हूँ ताकि मुझे बार बार इसको पॉप नहीं करना पड़ेगा। तो मैं कंटेंट मैनेजर में जाके इसको अलग से यहाँ पे थोड़ा छोटा करके इसको रख सकता हूँ। यहाँ पे रखा जा सकता है इसको। तो ये हट के पास में मैंने एक और हट प्लेस कर दी इस एरिया में, और यहाँ पे जो है इसको ही मॉडिफाई करके हुए मैंने यहाँ पे पैरेलली कुछ और बना दिया। ऑलराइट, मूविंग। फिर मैंने इसमें ट्राई किया कि कुछ ओपन हट भी बनाई जाए, जैसे कि ये वाली। ठीक है, इस सेक्शन के लिए मैंने यहाँ पे एक इसके साथ में अटैच ये कर दिया और इसको एक तरफ से कैप कर दिया, जिससे कि एरिया डिफाइन रहे और कंटेंट भी रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ मैंने ओपन वर्ड्स का एक एरिया बना दिया इस तरफ से व्यू ब्लॉक करने के लिए। इसके बाद हम छोटे छोटे एलिमेंट्स भी इसमें ऐड करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बड़े एलिमेंट्स ऐड करते हैं और इनकी फ्लोटिंग भी फिक्स करते हैं। अभी ये फ्लोट हो रहे हैं। इस एंगल में मैं जूम करके जा सकता हूँ पास में, ताकि मेरी ये लोकेशन यहाँ पे रहे। इसको मैं थोड़ा सा अच्छा एंगल यूटिलाइज करके एक ऐसा एंगल कर सकता हूँ जिसमें हमें जो बना रहे हैं वो हमें दिखता रहे। अब रहा इसकी चारों तरफ एक फेंसिंग करें, ताकि हर एरिया को देखेंगे कि आप इस विलेज में हर जो हट है, या जो जनरली जो रूरल सेटिंग्स में होता है कि क्या होता है कि अपने एरिया को, अपने पैरामीटर को सिक्योर करते हैं लोग। तो उस तरीके से आप अपने एस्थेटिक यूज़ करके, अगर आप रियल वर्ल्ड में नेचुरल फिनोमेना में कैसे आर्किटेक्चर है या कैसे चीज़ें बिल्ड की, अगर आप उसको देखेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी जो है वो यहाँ पे दिखनी चाहिए। आप अगर अच्छे ड्राइंग करते हैं, आपकी फ़ोटोग्राफी अच्छी है, आपके बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ें डेवलप हो जाती है। तो जो चीज़ें उनको यूटिलाइज़ करना है, सॉफ्टवेयर में जाने के बाद आप ब्लैंक नहीं होने चाहिए। आप अपने क्रिएटिव इंस्टिंक्ट को ऊपर रखें, जैसे ड्रॉ करते हैं या जैसे आप चीज़ों को देखते हैं उसको वैसे ही आप नेचुरल वर्ल्ड में उनको सेट कीजिए। तो जैसे मैंने ये पर्टिकुलर सेक्शन या यहाँ से कोई और फेंसिंग में एज इट इज़ उठा लेता हूँ। तो जैसे ये ले लेते हैं हम, मुझे वापस से इंडिविजुअली एक एक बिल्ड नहीं करनी पड़ेगी, थोड़े से वेरिएशन के साथ मैं इसको यहाँ पे रखूँगा। तो ये मुझे एक अपने आप में अच्छा व्यू दे देगी। एक सेकेंड, सॉरी, बेयर विद मी। सो यहाँ से स्टार्ट हो रही है फेंसिंग। मैं इसको मल्टीपल सेलेक्ट करते हुए इसको पूरा सेलेक्ट कर लूँगा, इंक्लूडिंग द डोर। ओके, तो इसको हम यहाँ से डुप्लीकेट करते हुए मैंने जो नई लोकेशन डिफाइन करी है बैक साइड में, वहाँ पे ले जाता हूँ। सॉरी, विद मी, आई थिंक लैंडस्केप सेलेक्ट हो गया, इसमें मुझे थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा। यस, ओके, मैं इसको अच्छे से मूव कर पा रहा हूँ। समटाइम क्या होता है, छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं इसमें, तो सिलेक्शन में कई बार एक्स्ट्रा सिलेक्शन हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये, तो ये आप देख पा रहे हैं कि मैंने इस एरिया में, अभी मैं इस लोकेशन के लिए थोड़ी फ्रंटल लाइट यूज़ कर रहा हूँ, जो कि बाद में आई थिंक बेटर रहेगा कि थोड़ी लाइट का एंगल चेंज किया जाए इस पे वर्क करने के लिए। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये एक अपने आप में एक कंटेंट सा एरिया बनता जा रहा है, जिसमें जैसे कह सकें कि एक फैमिली का एक सिक्योर सा एरिया है, जहाँ पे उनके कैटल हैं, मल्टीपल हट्स हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करते हुए यहाँ पे एक अच्छे से इसको सिक्योर कर देता हूँ इस प्लेस को।
डोर में आप देख पा रहे हैं कि बीच में एक डोर सेट किया हुआ है। आप डिफरेंट डोर भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा फ्लोटिंग है, इसको ग्राउंड पे टच किया जा सकता है। यहाँ से जो जो पिवट है उससे मूव करके ये डोर ओपन और क्लोज भी हो सकता है, लाइक दैट। और ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पे इंटरैक्टिव टेक्सचर्स भी हो सकते हैं। जब आप इस डोर को ओपन करें तो एक अच्छा ट्रेल बन सकती है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आप जैसे जैसे करते जाएंगे आपको समझ में आएगी। लेकिन एक क्विक सेट बिल्डिंग में बहुत ज़रूरी है कि हम पहले जल्दी जल्दी चीज़ें ब्लॉक कर लें और फिर हम डिटेलिंग में काम करें। कई बार क्या होता है कि आप बहुत छोटी डिटेल में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हो, और फिर जब पता चलता है कि रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो वो चीज़ जैसी होती है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो अपना अच्छा प्लान करें, चीज़ों को पहले ब्लॉक करें। इन जनरल लाइफ में ये बहुत ज़रूरी है कि आप एज ए बिगर पिक्चर आप ऑन द पेपर सब चीज़ ले आएँ और फिर बाद में उसकी डिटेलिंग पे काम करें। तो जैसे मैंने ये सेट लिया, इसको मैं अलग अलग जगह पे प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से ये अच्छा हो चुका है। अब रही डिटेलिंग की बात। तो ये एक बेसिक सा सेट मेरा बन चुका है। अब इसमें मैं छोटे छोटे एलिमेंट्स और डालूंगा जो कि इस सेट को डेकोरेट करेंगे, इस लोकेशन को डेकोरेट करेंगे। सो व्हाट आई डू नाउ, मैं इसमें कुछ स्टेयर्स जो कि यहाँ पे जाके इस हट के साथ में थच रूफ के ऊपर है, मैं कुछ एडिशनली इसके अंदर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ग्रास रख दूंगा, सॉरी बेयर विद मी। एंड देन इसमें कुछ वुड, घर के हमेशा आसपास में वुड रहनी चाहिए। मैं चाहूँ तो इसमें एडिशनली डोर लगा सकता हूँ। इस घर को डेफिनेटली क्लोज करने के लिए डोर चाहिए होगा। इसके अलावा इसमें ट्रीज़ भी होने चाहिए। देखो ऑब्वियस सी बात है कि चाहे आप अगर जो जो रूरल सेटिंग में रहते हैं या जो गांव में रहते हैं उनको पता है कि घर के अंदर एक बीच में ट्री एक बहुत कॉमन सी चीज़ है जो कि खासकर रूरल इंडिया में आपको दिखेगी, या कहीं पे भी, चाहे वो कोई भी वर्ल्ड का कोई भी पार्ट हो। तो मैं कुछ इसमें डिफाइन करूँगा। उसमें ट्री ऐड करने के बाद में उसमें अपने आप ही एक लाइवलीनेस आ गई है। कुछ एक्स्ट्रा छोटे छोटे पत्थर यहाँ पे स्कैटर किए जा सकते हैं। स्कैटरिंग का और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे फॉलिएज है। देखिए ये अभी काफ़ी एम्प्टी लग रहा है कि बड़ी क्लीन सी लैंड है और उसके बीच में ये ट्रीज़ हैं और ये हट है। यहाँ पे बुशेस क्यों नहीं है? नेचुरली चाहे डेजर्ट हो या वो ग्रीन एरिया हो, आपकी फॉलिएज ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। तो अच्छा नेचुरल दिखाने के लिए फॉलिएज बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर मैं इसको एक एक चीज़ को ऐसे मैनुअली प्लेस करने जाऊँ, जैसे ये बुशेस हैं यहाँ पे, मैं इसको ड्रॉप करूँ यहाँ पे, फिर एक यहाँ ड्रॉप करूँ, फिर उसकी फिर डुप्लीकेट कॉपी करूँ, तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो गया। ऐसा करने की बजाय अनरियल इंजन में एक सबसे अच्छा है कि इसमें एक फॉलिएज सेक्शन है। फॉलिएज सेक्शन अपने आप में क्या होता है कि वर्ल्ड का कोई भी एरिया, अगर हम कहें कि वेजिटेशन जो होती है, हरियाली जो होती है, वो चाहे इंडिया के नॉर्थ से लेके साउथ तक और ईस्ट से लेके वेस्ट तक बहुत चेंज हो जाती है। और उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स है, क्लाइमेट है। वो अनरियल इंजन में इस चीज़ को बहुत ध्यान से इसको डिज़ाइन किया गया है कि आप डिफ़ाइन करते हो कि आपको फॉलिएज कैसा चाहिए। जैसे ये बड़ा फ्लैट सा सेक्शन है, डेजर्ट एरिया, तो इसमें फॉलिएज, अगर आप इसमें रेन फॉरेस्ट के प्लांट्स नहीं लगा सकते। एज ए स्टूडेंट जो भी लर्न कर रहे हैं, मैं आपको ये बात कहना चाहूँ, जब आप 3D सीखते हैं, चाहे आप कहीं से भी सीख रहे हैं, चीज़ें आपस में इंटीग्रेट होनी चाहिए, चीज़ें आपस में बिलोंग करनी चाहिए एक दूसरे से। अगर वो नहीं कर रही हैं, आप कितना भी कुछ सीखें, आप कितना भी कुछ बनाएं, फास्ट बनाएं, आपको जो जॉब के लिए जाओगे, देखने जाओगे, जब तक आप ये लिंक नहीं बिठा पाओगे, उससे आपकी क्रिएटिविटी डिफाइन होती है कि आप सिर्फ टूल सीखो, आप एक सॉफ्टवेयर सीखो, लेकिन वो चीज़ें आपस में वर्क कैसे करती हैं ये आपको नहीं पता, तो वो वर्क नहीं करेगा, वो आपको जॉब के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं होगा। तो समझें, दिमाग को ओपन रखें और सबसे पहले उस चीज़ को समझे जो आप बनाना चाह रहे हैं। तो जैसे मैं फॉलिएज की बात कर रहा था, अलग अलग एरिया में अलग अलग फॉलिएज होती हैं। ऐसे ही अनरियल इंजन में अगर आप एक, ये तो चलो फ्लैट सेट है, अगर आप माउंटेन बना रहे हैं तो माउंटेन में आपको पता है कि नीचे बॉटम पे कौन सी फॉलिएज होती है, टॉप पे कौन से ट्रीज़ होंगे, बीच में जब ढलान होती है तो ढलान पे एक अलग तरह की वेजिटेशंस होती है।
कितने हाई एरिया में क्या एल्टीट्यूड है आपके माउंटेन्स का। तो ये बहुत अच्छी सेटिंग्स इसमें है। अगर मैं फॉलिएज सेक्शन ऑन करूं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे फॉलिएज सेक्शन ऑन हो चुका है, जिसमें जो मेरी फॉलिएज है मैं यहाँ पे जो भी ड्रॉप करूँगा वो यहाँ पे, जब मैं स्कैटर करूँगा यहाँ पे तो वो यूटिलाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि मैं एक बार क्लीन करता हूँ आपको दिखाने के लिए, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, आई जस्ट रिमूव इट। ओके, मैं इन सब को क्लीन कर देता हूँ इंक्लूडिंग दिस। ओके, तो मैंने क्विकली इसके अंदर ड्रॉप की फॉलिएजेस। 1 सेकेंड, ये हो गया। उप्स, व्हाई इट्स नॉट कमिंग हियर। ये हो गया, ये हो गया, हाँ। ये तीसरी तरह की फॉलिएज हो गई। मैं चाहता हूँ कुछ पत्थर भी जो हैं यहाँ पे, जो रॉक्स हैं इस कैटेगरी में, ये इसके साथ में पैकेज में आए हुए जो भी चीज़ें हैं, आपको ऐसे अनरियल इंजन में चाहे आप, मैं जस्ट एक रूरल सेट ले रहा हूँ, लेकिन अगर आप अर्बन सेटिंग ले रहे हैं, बिल्डिंग्स ले रहे हैं या आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन पे काम कर रहे हैं, ये सब आपको प्री मेड मिल जाएगा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर आपको इसके अंदर और भी कई तरह की चीज़ें डालनी है, कुछ अलग तरह के फॉलिएज डालने हैं, तो जैसे मैं ये प्रोजेक्ट यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है अफ्रीकन विलेज। आप कोई और भी प्रोजेक्ट्स है जैसे मेरे पास में, मैं वो भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे ये डेजर्ट का एक और लोकेशन है, मैं उसके अंदर जाके देखता हूँ कि उसमें और क्या क्या है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रॉप्स हैं जिसमें मुझे ये पत्थर अच्छे लग रहे हैं, कंक्रीट का ब्लॉक है या छोटा मोटे, ये कंक्रीट का ब्लॉक अच्छा लग रहा है, मैं इसको फॉलिएज सेक्शन में ड्रॉप कर दूंगा। या फिर अगर आप देखें तो मैं इसमें से बिल्डिंग मैशेस में क्या हम ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते, चलो कुछ और, हाँ लैंडस्केप सेक्शन में जैसे ये रॉक्स है या फिर हम कुछ प्लांट्स है, तो ये जैसे प्लांट मैं ले सकता हूँ। मैंने ये वाला प्लांट लिए जो कि डेजर्ट से ही बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनको देख के लग रहा है काफ़ी इनमें ग्रीन ज़्यादा नहीं है, थोड़े ड्राई है, थोड़े येलोइश है, तो मैं इनको इस कैटेगरी में, तो मेरे पास बहुत सारी कैटेगरी हो चुकी है अभी, जिसमें अफ्रीकन स्टाइल के ड्राई वो हैं और एक दूसरे डेजर्ट के भी हैं, जो कि मे बी इट्स नॉट गोइंग इन टू दैट डिटेल कि हाँ भाई ये यहीं से बिलोंग करते हैं यहाँ से। तो मैंने ये सब इस कैटेगरी के अंदर रख लिया है। मैंने एक ब्रश साइज़ लिया, अगर आप देख रहे हैं मैं स्क्रीन पे जब मूव कर रहा हूँ तो आपको एक लाइट पिंकिश या पर्पल कलर का एक स्फेयर दिख रहा है, जो कि जैसे जैसे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ वो डिफाइन हो रहा है। अगर मैं इसका साइज़ चेंज करता हूँ, यहाँ से ब्रश साइज़ देख रहे हैं आप 282 है, अब मैंने बड़ा किया तो ये काफ़ी बड़ा हो गया। अब ये जो ब्रश हैं ये इन सब फॉलिएज को यूज़ करते हुए इस पूरे सीन में स्कैटर करेगा। तो क्या होगा कि मैंने एक साइज़ डिफाइन कर लिया, अब चाहूँ मैं तो यहाँ पे भी मैं फॉलिएज कर सकता हूँ, जैसे मैंने जैसे ड्रॉ किया यहाँ बीच में फॉलिएज देखो स्कैटर होना स्टार्ट हो गए, और वो आपस में काफ़ी नेचुरल लग रहे हैं क्योंकि वो अनइवन है, उनके बीच में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स ऐड होते जा रहे हैं। लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे घर के जो मेन बरामदा है उसके अंदर अगर आप सडनली इतने फॉलिएज कर देगा तो वो अबंडन लगेगा, वो ऐसा लगेगा कोई रह नहीं रहा। तो हमेशा जो इस तरह की फॉलिएज होती है वो फेंसिंग के पास में होती है कि यहाँ मूवमेंट, ह्यूमन मूवमेंट कम रहती है इन एरियाज़ में। तो अगर मैं इसको थोड़ा कम करके साइज़ को यहाँ से, और मैं इस एरिया में स्कैटर करूँ तो आप देख रहे हैं ये सिर्फ यहीं पे स्कैटर हो रहा है, और ये जैसे जैसे मैं स्कैटर कर रहा हूँ मैं मेन डोर पे नहीं ले सकता, तो मैंने यहाँ पे किया थोड़ा, यहाँ पे जो आगे कोई आपको कंट्रोल सेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं पे चीज़ें आपकी बनाना चाह रहे हो और वो वहाँ पे बन रही हैं और वो बाद में आप हटाना चाह रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कभी भी हट सकती है। उसमें जैसे मैं पेंट कर रहा हूँ यहाँ से, यहाँ पे इरेज भी है, तो वो नॉर्मल और सॉफ्टवेयर में होता है जो आप क्रिएट कर रहे हैं उसको इरेज करना क्या वो ऑप्शन होता है। तो मैं कुछ कुछ एरियाज़ जहाँ पे नॉर्मल मूवमेंट नहीं है वहाँ पे मैं छोटे छोटे और फॉलिएज ऐड कर देता हूँ, पत्थर ऐड कर देता हूँ, जिससे वो थोड़ा अच्छा लगेगा एरिया। ठीक है, कुछ घर के इस कोने में, कुछ यहाँ पे, और अब आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही जल्दी ये अपने आप में एक लोकेशन बनना स्टार्ट हो चुकी है, राइट। अब मुझे कुछ कुछ एरियाज़ में डिलीट भी करने हैं, जैसे ये मुझे लग रहा है कि बहुत ही पास में आ गया, तो मैं एरियाज़ में जाके इस सेक्शन में से डिलीट करता जाऊंगा, तो ये बीच में से हटते रहेंगे। जैसे सॉरी, मुझे ये व्यू नहीं चेंज करना है जिससे आपको दिखता रहे कि क्या चल रहा है। जैसे घर के बिल्कुल ही सामने एक ऐड हो गया है तो मैं इसको हटा दूंगा।
जो जो इस पर्पल सर्कल के अंदर आएंगे, अब मैंने इरेज ऑप्शन ऑन किया तो वो हटते जाएंगे। ठीक है, ये काफ़ी क्लीन हो गया। तो इस तरीके से फॉलिएज ऐड किए जा सकते हैं। फॉलिएज के साइज़ में भी वेरिएशन होता है। जब आप यहाँ पे इसको कोई भी एक इंडिविजुअल आइटम को लेते हैं तो उसमें आप बताते हो कि आपको जब ब्रश की डेंसिटी कितनी चाहिए। जब आप एक ब्रश को उस जगह पे घुमाओ तो 100 इस तरह की फॉलिएज बननी चाहिए। उनके साइज़ में वेरिएशन होनी चाहिए, जैसे उनका स्केल मिनिमम इतना होना चाहिए, मैक्सिमम। अगर मैं मान लो एक मिनिमम साइज़ करता हूँ 0.2 और मैक्सिमम साइज़ करता हूँ 2.0, तो जैसे जैसे आप स्कैटर करते रहेंगे उसमें रैंडमाइजेशन आती रहेगी, जो कि नेचुरली काफ़ी अच्छी लगेगी कि आप जो फॉलेज बना रहे हैं उसमें साइज़ वेरिएशन है वो एक जैसी नहीं लगेगी। तो जैसे मैंने ये लिया, मैं वापस इसको पेंट करता हूँ, तो ये जो मैंने पर्टिकुलर जो सेटिंग चेंज की है वो अब साइज़ में वेरिएशन लाना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट जो कि फॉलिएज से कवर नहीं होते, मैं वापस मेरे मोड में जा रहा हूँ जो कि सिलेक्शन मोड है। कुछ ऐसी चीज़ें जो इसमें और एलिमेंट्री होनी चाहिए और यहाँ पे अभी आपको दिख नहीं रही है, तो मैं उनको मैनुअली ऐड करूँगा। जैसे कि अगर मैं वापस मेरे उसी सेट में जाऊँ जिसमें मैं पहले था, उसके अंदर जब जो मेरी मैशेस इसके साथ में आई हुई है, जैसे कि कुछ बकेट्स होनी चाहिए। ठीक है, घर के पास में एक बाल्टी होनी चाहिए, इधर एक बाल्टी रख देता हूँ। और इसके बीचों बीच मैं चाह रहा हूँ कि घर के अंदर एक अपना एक वेल जो होता है या कुआं हो, तो सेंटर में एक वेल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने रखा थोड़ा सा घर के आगे। थोड़ा साइज़ में बड़ा लग रहा है, आई थिंक मुझे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको। राइट, और कुछ और जैसे चीज़ें हैं यहाँ पे जो मुझे ऐड कर देनी चाहिए, जैसे ये ट्रंक है यहाँ पे पड़ा रहेगा तो अच्छा लगेगा। कुछ और मैनुअली पत्थर मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, एक दो पत्थर मैनुअली मुझे प्रेस करने हैं वो किए जा सकते हैं। कुछ पोर्ट घर के आसपास जैसे यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखे जा सकते हैं। और जब नेचुरल है कि रूरल से है तो एक आग के लिए भी जो कॉमन में पशुओं के लिए या जो भी कैटल्स हैं उनका खाना बनाने के लिए एक एरिया डिफाइन कर लिया जाता है, उस एरिया में हम इसको रखेंगे। राइट, इस एरिया में हम यहाँ पे रख देते हैं। अब ये पोर्ट काफ़ी बड़ा हो गया, तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्केल में काफ़ी बड़ी आती हैं, लेकिन आप उनको इजीली छोटा बड़ा कर सकते हो। सेकेंड, राइट। और आप भी सोच रहे हो यार यहाँ पे ये चीज़ रख दो, ये अच्छा लगेगा, इस जगह ये बहुत सही जाएगा। तो ऑप्शंस बहुत हैं, आप काफ़ी कुछ इसमें कर सकते हो। जैसे कपड़े सुखाने के लिए भी एक चाहिए, इस पर कपड़ा रखने के लिए भी चाहिए। एक सेकेंड, मैंने जो लास्ट में बनाया मुझे लग रहा है कि वो क्रिएट नहीं हो पाया। हाँ, अब ये क्रिएट हो पाया। तो मैंने कपड़ा सुखाने के लिए भी यहाँ पर कुछ कुछ वर्क आपको मैनुअल करने पड़ते हैं, जैसे कि इतनी छोटी सी तार है उस पर आपको एग्जैक्ट स्नैपिंग का प्रॉब्लम आएगी, तो इसको यहाँ पे रखा जा सकता है। मैं ज़्यादा डिटेल में जाने से बेटर है कि हम इसको थोड़ा सा क्विकली हम इसको रैप करते हैं और फिर हम इसके एनिमेशन सेक्शन में आते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप इसमें रखी जा सकती है। मुझे इस सेट में इतनी लिमिटेड चीज़ें दिख रही हैं, मैं दूसरे सेट से ट्राई कर सकता हूँ। दूसरा सेट जो है मेरा, उसमें मेरे पास में है बैरियर्स हैं, जैसे कि ये वुडन बैरियर हो गया, तो इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ कि ये एक सेक्शन है जो ब्लॉक किया गया है कि जो कैटल है वो इसके अंदर ही रहें, इधर से बाहर ना आए। तो इसको मैं यहाँ पे बंद कर सकता हूँ इस सेक्शन को लोकेशन वाइज। ऑलराइट, और कोई चीज़ मैं इसमें से यूज़ करना चाहूँ, ये फेंसिंग काफ़ी अच्छी है। उधर घर के पीछे मुझे थोड़ा ओपन एरिया लग रहा है, अगर आगे से बंद है तो ज़रूरी हो कि वो पीछे से भी बंद होना चाहिए। सो आई क्लोज इट डाउन। ओके,
तो इस तरीके से बहुत कुछ है जो आप एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें ऐड करते हैं। जैसे प्रॉप्स में मैं जाऊँ और तो और अच्छी अच्छी चीज़ें इसके पास में रखी जा सकती है। जैसे यहाँ पे हमने, अगर आपको ध्यान में हो तो, एक वुडन के लिए एरिया बनाया था, तो उसके पास जैसे ये मेटल का बर्तन हो, ये वाला यहाँ पे रखा जा सकता है इसके पास में। और कुछ चीज़ों को क्या होता है कि आपको नेचुरली, वो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ अच्छे से प्लान करके डिज़ाइन करके उसके ऊपर रखी जाए। उनको कई बार नेचुरल इनहेबिटेट में कैसी वो एग्जिस्ट करती हैं वैसा भी रखना पड़ता है आपको। ये भी एक, ये तो आई थिंक मैं यूटिलाइज़ कर चुका हूँ। ये कोई पोर्ट हो, या ये पत्थर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे, जो कि इस सेट में काफ़ी यूनिक लगेंगे। हालांकि इसमें कुछ कंक्रीट है एंड देन मेटल नहीं होना चाहिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें जाएगा नहीं इस लोकेशन के अकॉर्डिंग मेटल। तो जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ कि चीज़ें बिल्ड करने के साथ साथ, नॉट जस्ट कि आपको कुछ भी मिला और आपने बिल्ड करना स्टार्ट किया। यही शैमरॉक में हमारा मोटिव रहता है कि आपको पैरेलली ये चीज़ पे हमेशा एम्फेसाइज किया जाए कि जो आप चीज़ बना रहे हैं वो नेचुरली जस्टिफाई कर रही है या नहीं कर रही है। तो जो क्रिएटिव फील्ड्स हैं वो इस बात को समझ रहे होंगे कि मेरे कहने का मतलब क्या है, कि आप जो चीज़ बनाएं वो नेचुरली वर्क करनी चाहिए। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वेल भी बन के रेडी है। ठीक है, आगे बढ़े। देखो ये तो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है जिसको आप कितना भी कर सकते हैं। इसमें रोप है, कपड़े हैं छोटे छोटे, और लकड़ियों के एज ए बंच बने हुए हैं, बंडल बने हुए हैं, जिनको आप कहीं पे भी रखोगे वो अच्छे ही लगेंगे इस तरीके से। तो ये एक लोकेशन हमारी बन के रेडी हो गई है। ठीक है, अब इसमें अगर कोई चीज़ की कमी है तो मैं कहूँगा कि ये जो वुड का हमने बनाया है, ये यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये, इसके नीचे का सेंस क्या हुआ, इसके नीचे कुछ लग नहीं रहा कि आग जैसा कुछ है। तो इसके लिए हम कुछ एक एरिया, कुछ एक पैच लेंगे, एक वुड का बना हुआ एक डिफाइन एरिया जहाँ पे जली हुई लकड़ी हो, ताकि लगे कि इसकी एग्जिस्टिंग यहाँ पे होने वर्थ है। अगर ये नहीं होगी तो नहीं ये वर्क करेगा। तो मैं कुछ और देखता हूँ, जैसे मुझे कुछ बना बनाया मिल जाए। एक और चीज़, अनरियल इंजन में आपको एडिशनल जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी इसके साथ बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं क्विक्सल की, सॉरी मैंने कुछ और खोला, क्विक्सल ब्रिज। थोड़ा टाइम लेगा ये खोलने में, लेकिन एक मिनट देखते हैं हम। हाँ, ये खुल चुका है। तो यहाँ पे बहुत सी ऐसी कलेक्शन है, एक सेकेंड, अगर ये खुल जाए तो, हाँ, कि अगर आप ये जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ये फोटोग्रामेट्री से नेचुरली जो वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, या अपने वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, इनको फ़ोटो से हर तरफ से, फोटोग्रामेट्री एक टेक्निक होती है जिससे स्कैन करके इनको एज ए 3D ऑब्जेक्ट दे दिया जाता है। आप प्योरली 3D में ऐसी चीज़ बनाने जाओगे जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, थोड़ा आपको टाइम लगेगा स्क्रैच से बनाने में। अगर स्टाइलाइज्ड रिक्वायरमेंट है या स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट है तो आपको बनानी पड़ती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको हर चीज़ बनानी पड़े। तो सिमिलरली कोई चीज़ अगर ऑलरेडी इस तरफ यूज़ की हुई है तो मैं वहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, जैसे ये रहा। हाँ, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फायर वगैरह और जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है इसके आसपास होने चाहिए उनको पूरा कम्प्लीटली बिल्ड कर किया हुआ है। तो मैं बेटर रहेगा कि इसी को फुली यूटिलाइज़ करके ही वहाँ पर ले जाऊँ। तो मैं इसको यहाँ से डुप्लिकेट करके, डुप्लिकेट हर सॉफ्टवेयर का सेम होता है, Ctrl+D, तो मैं इसको डुप्लिकेट करके यहाँ पे ले जाता हूँ मेरे सीन में, जहाँ पे मैंने ये ऑलरेडी फायर बनाया था। सो आई गो हेयर एंड आई जस्ट प्लेस इट, परफेक्ट। तो अब इसकी एग्जिस्टेंस का वर्थ है कि ये यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि स्मोक भी है, फायर भी है, या आग बुझ चुकी है। अब आग भी यहाँ पे ला के रख सकते हैं। जैसे बहुत अच्छी एफएक्स लाइब्रेरी है अनरियल इंजन की, जस्ट मैं अगर यहाँ पे फायर टाइप करूँगा, कुछ प्री बिल्ड इस सॉफ्टवेयर के साथ में ही आती हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। आपको नई से फायर बनाने की ज़रूरत नहीं है। फायर स्मॉल यूज़ कर लेता हूँ, ये अच्छी है। लेट्स सी, हाँ ये हो चुका है यहाँ पे क्रिएट। ओके, तो मैं इसको बिल्कुल सेंटर में लाके जो मैंने रखा है उसके नीचे रखूँ, तो सडनली देखेंगे कि आप ये सीन कितना लाइवली हो चुका है ऑलरेडी। तो कहाँ पे इस लोकेशन में कुछ नहीं था, अभी अपने आप में एक कंप्लीट सेट बन चुका है। तो ये था सिर्फ इसका सेट बिल्डिंग सेक्शन। अब हम चलते हैं, इसमें कैरेक्टर्स ऐड करेंगे, इसमें एनिमल ऐड करेंगे, और कुछ शॉट ऐड करते हुए एक
कंप्लीट 4 से 5 शॉट का एक बहुत अच्छा सीक्वेंस बनाएंगे जो अपने आप में एक स्टोरी कहेगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अनरियल इंजन डेमो के इस सेक्शन में आपका स्वागत है, जो कि फिल्म मेकिंग सेक्शन है। स्पेसिफिकली पहले सेक्शन में आपने देखा होगा कि हमने ये लोकेशन बनाई, जिसमें ऑलरेडी इस ब्लैंक स्पेस पे कुछ भी नहीं था, और अब इस पे ये कंप्लीट एक सेट बन चुका है। अब इसी सेट लोकेशन पे हम कुछ एक 4-5 शॉट का एक सीक्वेंस बनाएंगे, एक ह्यूमन कैरेक्टर को यूज़ करके, एक एनिमल कैरेक्टर को यूज़ करके, या मल्टीपल एनिमल कैरेक्टर को यूज़ करके। तो इनिशियली मैंने कुछ प्लान नहीं किया, जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे हम इसमें प्लान करते रहेंगे कि कैसा बनाया जाए। तो जैसे सबसे पहले ये लोकेशन बनाई, एक जस्ट रैंडमली हमने कुछ हट इसमें रखी, और फिर उसके आसपास की सराउंडिंग बनाई। तो ये एक लाइवलीहुड सा एरिया लग रहा है, जैसे जहाँ पे डेफिनेटली कोई रहता होगा, और कुछ कैटल वगैरह है। इसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे कि पहले 3 कैरेक्टर लेते हैं। जैसे कि आपने मेरी उसमें स्टोरी में देखा कि ये जो कैरेक्टर हैं, इसमें 2, तो इनमें से हम एक कैरेक्टर लेंगे। मोस्ट लाइकली हमारे जो हीरो कैरेक्टर्स हैं वो लेंगे। तो इस कैरेक्टर और को लेने के लिए, ये ऑलरेडी स्टोरी में है, तो मैं इस कैरेक्टर को सेट में से कहीं से ग्रैब कर लूँगा। ये कैरेक्टर मैं यहाँ से लेके, हाँ, ये कैरेक्टर कैसे बना इसकी भी एक प्रोसेस है। मेटा ह्यूमन यूज़ करके आप मॉडिफाई कर सकते हो। देखो, मेटा ह्यूमन क्रिएशन का अपना एक प्रोसेस है जो इस एक वीडियो में कंक्लूड नहीं हो सकता। उसका अगर आप पर्टिकुलरली कैरेक्टर डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम इसके बारे में भी आपको अच्छे से बताएंगे। ये जो है, इसके लिए हम एक नया सीक्वेंस बनाएंगे। तो जैसा क्या होता है कि हर फिल्म में शॉट्स डिफाइन होती है, या एक लोकेशन पे शॉट्स डिफाइन होते हैं कि इस लोकेशन पे हम इतने मिनट की मूवी शूट करेंगे, या इतने मिनट का, जो नॉर्मल रियल एक्शन मूवीज़ में होता है वैसे ही VFX एनिमेशन में होता है। तो अगर हम कहें कि हमें 5 शॉट्स का एक सीक्वेंस यहाँ पे शूट करना है, तो मैं उसको नाम दूंगा बाकायदा इस सीक्वेंस को। तो मैं उसको नाम जस्ट कॉन्फ्लिक्ट देता हूँ, कॉन्फ्लिक्ट सीक्वेंस। ओके, 5 शॉट्स ऑफ अ ड्यूरेशन ऑफ 5 मिनट, 30 FPS की हम फ्रेम रेट रखेंगे, ताकि 120 फ्रेम का हमको अप्रॉक्सीमेटली शॉट मिलेगा। तो 5 शॉट्स का एक सीक्वेंस बनाते हैं, इससे क्रिएट लेवल सीक्वेंस विद शॉट्स। तो ये करने के बाद ये मेरा सीक्वेंस बन चुका है। इस टाइमलाइन पे मेरे पास 5 अलग अलग शॉट आ चुके हैं, जो कि कम्प्लीटली ब्लैंक है। इन पे हम काम करना चालू करेंगे। तो ये सीक्वेंस मैंने बना दिया। मैं इस विंडो को यहाँ से हटा रहा हूँ, राइट। तो हम हमारी लोकेशन पे इस कैरेक्टर को ले आए हैं, राइट। तो ये जैसे सपोज़ कि ये यहाँ का रहने वाला कैरेक्टर है, और इस जगह पे अभी ये न्यूट्रल पोज में है, इसमें कुछ एनिमेशन भी हम अप्लाई करेंगे। सिमिलरली एक ये कैरेक्टर, और दूसरा हम कुछ और भी लेंगे, जैसे कि, तो इसके लिए हम जाएंगे एनिमल वैरायटी पैक में, जहाँ पे हमारे पास में फॉक्स है, पिग है, वुल्फ है, डियर है, क्रो है। तो इन तीनों कैरेक्टर को जो आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, यहाँ पे इन तीनों को लेते हुए हम एक स्टोरी बनाएंगे, जिसमें एक डियर है, एक ह्यूमन है, और एक वुल्फ है। बहुत सारी स्टोरीज माइंड में आ रही होंगी कि कैसे क्या हो सकता है कि चलो ये डियर को ये जो ह्यूमन कैरेक्टर है या एक्टर है ये सेव करे। फॉर नाउ स्टोरी कहाँ से बिल्ड होती है, उसकी एक इस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए। सडनली एक वुल्फ के पीछे डियर भाग रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या एक्चुअली। अल्टीमेटली स्टोरी बिल्ड होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले ये कैरेक्टर यहाँ पे फायर के पास कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और फिर ये जो डियर कैरेक्टर है ये इनका एज अ पेट कैरेक्टर है, जो कि फेमिलियर है। तो यहाँ पे है, कहीं पास में खड़ा है, और सडनली वुल्फ सीन में एंटर होता है, और एक बीच में डियर है जो कि ना इधर भाग सकता है, और इधर इसके बैरियर है, ना इधर आ पा रहा है। या मे बी ये डियर पेट नहीं है, चलो अपन इस वे में लेते हैं, डियर पेट है ही नहीं, ये बीच में आया जस्ट वहाँ पे लोकेशन पे जहाँ पे ये ह्यूमन कैरेक्टर फायर के साथ कुछ कर रहा है, और यहाँ से कहीं से वुल्फ आता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है कि किधर जाए, ये इस तरफ जाए तो ये ह्यूमन से यूज टू नहीं है, अगर ये उस तरफ जाए तो वुल्फ ऑब्वियसली इसको अपना शिकार बना लेगा। तो हम एक काम करते हैं, हम इस कॉन्फ्लिक्ट को देखते हैं, और फिर फाइनली दिखाते हैं कि अल्टीमेटली हुआ क्या। एक शॉर्ट से रिवील करेंगे सरप्राइजिंगली,
ये ह्यूमन कैरेक्टर डियर को सेव करता है और वुल्फ को भगाता है। तो इस सिचुएशन के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इस वुल्फ को बाहर ले जाएंगे। इस लोकेशन पे है ही नहीं, पहले कुछ शॉट्स में हम देखेंगे कि सिर्फ ये ह्यूमन कैरेक्टर और डियर ही यहाँ पे है। तो स्लोली हम इस डियर को यहाँ पे मूव करेंगे इस लोकेशन पे, राइट। और इस ह्यूमन को जहाँ पे है वहाँ से ये फायर के पास में कुछ ना कुछ फायर लगा रहा है या कुछ भी एक एक्शन यहाँ पे। सो जैसे कि सबसे पहले मैंने दिखाया आपको कि सीक्वेंस के शॉट्स बनते हैं, तो उस सीक्वेंस में जाते हैं, इस कैरेक्टर को रखते हैं और इस पर कुछ एनिमेशन अप्लाई करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं इसकी बॉडी और फेस दो अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो बॉडी पे हम एनिमेशन अप्लाई करेंगे। तो बॉडी के कंट्रोल्स में जाके एनिमेशन एंड सम एनिमेशन मीन्स कुछ फायर की ऑलरेडी एनिमेशन होगी। अगर मैं सिर्फ फायर टाइप करूँ तो देयर इज़ अ फायर, तो सर्वाइवल, फायर, नील डाउन, कुकिंग, स्टीयर पोर्ट, मे बी स्टीयर पोर्ट क्योंकि पोर्ट तो है ना ऑलरेडी यहाँ पे। स्टीयर विल वर्क। हम एक काम करते हैं कि इसको फायर को थोड़ा नीचे ले लेते हैं। एक तो यहाँ पे धुआं बहुत ज़्यादा है, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि धुएं को तो हटा देना चाहिए। सो आई टेक द स्मोक अवे। इसमें अंदर थोड़ी थोड़ी स्मोक आ रही है, दैट विल बी इनफ, तो वो मुझे डिस्ट्रैक्ट भी नहीं कर रही। तो एक छोटा सा सेटअप हम इस फायर के ऊपर रख देते हैं। ये उस पर कुछ ना कुछ पका रहा है, राइट, या कुछ समझ लो कुछ तो सामान उसमें डाल रहा है। इसके हाथ में हम डिफरेंट स्पैटुलास वगैरह दे सकते हैं, लेकिन हाल फिलहाल के लिए आई थिंक ये इतना इनफ है। तो ये अपने आप में एक शॉट हो चुका है, वो ऑलरेडी वहाँ पे कैरेक्टर एनिमेटेड है। अब रहा इसमें कैमरा डालने का। तो कैमरा में वो बेसिक ऑप्शंस है जो जनरली वीएफएक्स कैमराज में होती हैं। कैमराज के टाइप हैं, ये डीएसएलआर कैमरा है, ये 35 एकेडमिक कैमरा है, फुल अपर्चर कैमरा है, विस्टा विजन कैमराज है, इवन आईमैक्स के 70 mm जो वाइड कैमराज होते हैं 3D मूवीज़ के लिए यूज़ होते हैं, तो वो सब प्रीसेट्स हैं। नॉर्मली मेरा सबसे फेवरेट है 16-19 डीएसएलआर। इस कैमरा को यूज़ करते हुए मैं वहाँ पे जाऊँगा जहाँ लोकेशन पे मुझे एक्चुअल में एक शॉट में इसको सेट करना है। तो मैं इस लोकेशन पे आया, राइट। तो मैंने सबसे पहले फायर के पास में मुझे कैमरा मूव करना है यहाँ से, इस जगह से। और लेकिन हो क्या रहा है कि फोकल पॉइंट कैमरा शार्प दूर वहाँ बैकग्राउंड से दिखा रहा है, मुझे शार्प चाहिए इस एरिया, मुझे फोकल पॉइंट चाहिए जो मेरे फोरग्राउंड में एलिमेंट हैं, ना कि बैकग्राउंड में जो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। तो मैं क्या करूँगा, वापस मेरा सीक्वेंस मैनेजर है उसको मैं यहाँ पे रख लूँगा। एक्चुअली ज़्यादा बेटर रहेगा कि मैं यहाँ पे रख लूँ, तो मेरे लिए इजी रहेगा काम करना। नॉट हियर, मे बी हियर, परफेक्ट, ये ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। तो यहाँ से मैं इस कैमरे को सेलेक्ट करूँगा, इसमें फोकल लेंथ में थोड़ी इंक्रीज़ कर लूँगा। जैसे जनरली फोकल लेंथ 35 mm एक स्टैंडर्ड फोकल लेंथ रहती है, लेकिन मुझे चाहिए कि थोड़ी सी इंक्रीज हो। मुझे 55 mm लेंस पसंद है, खासकर जब क्लोजअप के शॉट्स हों। अब मुझे इस पे सेट करना है इसकी फोकल प्लेन। जैसे मैं यहाँ से ये डीबग प्लेन ऑन करूँगा, मैं यहाँ पे फोकल सेट कर सकता हूँ। जैसे नॉर्मल फ़ोन कैमराज में भी आप ऑप्शन देख रहे हैं, मल्टी फोकल शिफ्ट होता है। तो मुझे चाहिए फोकस पूरा यहाँ पे, पहले यहाँ पे और फिर बाद में उस कैरेक्टर पे शिफ्ट हो। तो मैं इस प्लेन को ऑफ कर दूंगा। अब आप देख रहे हैं कि सारा फोकस यहीं पे है। एक अच्छा शॉट ऑलरेडी बिल्ड होना स्टार्ट हो चुका है। तो मैंने कैमरे पे एनिमेशन करूँगा, तो स्टार्टिंग का फर्स्ट फ्रेम यहाँ से कैमरा स्टार्ट होगा। स्लोली ये कैमरा 3 सेकंड होते होते ऊपर को मूव करेगा, 5 सेकंड सॉरी। तो टोटल 5 सेकंड मूव करते करते ये इस कैरेक्टर पे मूव हो रहा है, राइट। ओके, तो ये कैमरा एनिमेशन हो चुकी है। सो लेट्स सी कैसा लग रहा है ये शॉट। जो इसमें एक प्रॉब्लम मुझे लग रही है कि हाथ में कुछ है नहीं, जिस वजह से कैरेक्टर में ऐसा लग रहा है कि भाई क्या कर क्या रहे हो उसके अंदर। तो मैं थोड़ा कैमरे को टिल्ट कर लेता हूँ, वो मेरे लिए ज़्यादा सही रहेगा। आई विल स्टार्ट दिस वे, काफ़ी ग्राउंड से। बहुत सारे कैमरा एंगल्स ले सकते हैं। सिनेमाटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब सीखेंगे हमारे साथ में, तो हम हमेशा कहाँ से कैमरा स्टार्ट करना चाहिए, कैसा कैमरा कट्स लेने चाहिए,
क्या कैमरा लैंग्वेज होती है मिड शॉट्स के बाद, क्लोजअप शॉट से लेके सब चीज़ें, या वाइड एंगल शॉट्स, तो वो सब मैटर करता है। तो जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैंने कैमरा थोड़ा टिल्ट किया, तो मुझे वो ज़्यादा दिखाना नहीं पड़ रहा कि वो क्या हो रहा है वहाँ पे। लेकिन ये शॉट मेरा काफ़ी तेज़ी से और ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, तो मुझे यहाँ से थोड़ा सा कम करना पड़ेगा कि मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी। इस पॉइंट पे जाके मैं चाहता हूँ कि मेरा कैमरा इससे ऊपर ना जाए, जिससे पता चल जाए कि हाँ कुछ मूवमेंट चल रहा है यहाँ पे, बस दैट्स इट। ऑलराइट, तो ये एक शॉट हो चुका है, मैं प्ले कर रहा हूँ, आप देखिए। ओके, वेरी क्विकली विद इन अ फर्स्ट 15 मिनट, हम जब से ये ट्यूटोरियल स्टार्ट हुआ है हम ऑलरेडी एक शॉट बिल्ड कर चुके हैं। अब अगर मैं अपने नेक्स्ट शॉट पे आते हैं, तो मैं वापस जाऊंगा मेरे शॉट मैनेजर में। सेकंड शॉट में मैं चाहता हूँ कि ये कैरेक्टर यहीं पे रहे, जो काम कर रहा है वो करता रहे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इस शॉट में से जाके इसी एनिमेशन के साथ में इस कैरेक्टर को कॉपी करके दूसरे शॉट में पेस्ट करना पड़ेगा। इससे ये डुप्लीकेट नहीं होगा कैरेक्टर, लेकिन इसकी एनिमेशन इस शॉट में चली जाएगी। ऑलराइट, अब दूसरे कैमरे में मुझे एक शॉट चाहिए कि एक जो हमारा डियर कैरेक्टर है वो इस लोकेशन पे आके खड़ा है और देख रहा है कि ये क्या चल रहा है। और वहाँ एक फेंसिंग है जिससे बहुत क्लियर हो रहा है कि ये छुप के देख रहा है, या ये जो खाना बना रहा है उसमें ये डियर उसके पास में नहीं आए, और एक प्रोटेक्टेड फेंसिंग वहाँ पे रखी गई है। तो ये जो डियर कैरेक्टर है इसको हम स्क्रीन के बाहर से ये जस्ट नॉर्मली देखते हैं। अगर हम इसके वॉक अपने पास में अवेलेबल है तो मैं इसको इस शॉट में रखता हूँ। सबसे पहले जैसे हमें ड्रैग करना पड़ता है, इस कैरेक्टर को ड्रैग करके इस शॉट के अंदर डाला जाता है। फिर हम इसकी एनिमेशन में देखते हैं कि वॉक है, डियर स्टैग, वॉक, वॉक टर्न लेफ्ट, वॉक टर्न। तो अपन थोड़ा वॉक का ट्राई करते हैं इस कैरेक्टर को। राइट, डोंट वरी अबाउट एनिमेशन, इसमें टाइम लगता है। मैं इमीडिएट इसको फुली फाइनल रिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ जो स्क्रीन पे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि प्रोसेस है, इसको आप कुछ इतनी जल्दी भी नहीं कर सकते। तो मैं मेरे कैमरा व्यू में गया, मैंने देखा ये कैरेक्टर फोरग्राउंड में है, मुझे ये एंगल अच्छा लगा, या मैं हो सकता है कि यहाँ इसके साथ में मूव करूँ। इसको पता नहीं है कि वहाँ पे क्या चल रहा है, मैं इसको फोरग्राउंड में ब्लर ही रखूँगा, लेकिन कैमरे का फोकल मैं शिफ्ट कर दूँगा वहाँ पे, जो मेरा मेन कैरेक्टर वहाँ पे बैठा है उसके ऊपर मैं फोकल शिफ्ट करूँगा तो यहाँ पे चला गया। मैं इस मैप को बंद कर दूँगा। और कैमरे में थोड़ी सी एनिमेशन रहेगी। ओके, दोनों शॉट्स को हम बैक टू बैक प्ले करते हैं। मैं बैक जाता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं शॉट्स को। पहला शॉट आपको याद हो तो हमने नीचे से डाउन से टॉप एंगल लिया, कैरेक्टर काम कर रहा है यहाँ पे, और फिर यहाँ से ये हिरन आके इसके पास में रुकता है थोड़े। अब हमें दिखाना है कि इसके पीछे पीछे एक वुल्फ भी आ गया है, इस डियर के पीछे। तो इस शॉट में आते हैं, जो वुल्फ हमने स्टार्टिंग में उसको आउट ऑफ स्क्रीन रखा था, अब हम उसको स्क्रीन में लेना चाहेंगे। यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ इस कैरेक्टर को, और इसमें कुछ एनिमेशन अप्लाई करते हैं। सबसे पहले इसको इस शॉट में ड्रैग करता हूँ और इस पर एक अपन एनिमेशन अप्लाई करते हैं। इसको कैमरे के हिसाब से ये दिख रहा है वहाँ से आता हुआ, राइट, हिरन के जस्ट पीछे। ओके, और इस कैरेक्टर को चाहे तो हम यहाँ रख सकते हैं, जिससे कि वुल्फ को ज़्यादा स्पेस मिले स्क्रीन के बीच में आने का। आई थिंक एक 90 सेकंड का, बहुत लंबा शॉट नहीं ले सकते, एक स्लोली एक शॉट लेते हैं 75 फ्रेम का, और मे बी 3 सेकंड का। ठीक है, 3 सेकंड के अंदर वुल्फ जिस पोजीशन पे है वहाँ से आगे आ जाए, कहाँ तक वो अपने को चेक करना पड़ेगा। मैं वापस इस शॉट से बाहर आता हूँ इस कैमरा एंगल से। इस पर कैमरा पे डबल क्लिक करूँगा या सिंगल क्लिक करूँगा तो मैं कैमरा एंगल से बाहर आ जाऊँगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये वुल्फ यहाँ से यहाँ तक आ जाए। ओके, ठीक है, ये फ्लोटिंग इतनी दिखेगी नहीं जब हम कैमरा एंगल से दिखेंगे, इसको रिफाइन करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। देन इसके पीछे पीछे वुल्फ आ रहा है, वुल्फ थोड़ा फ्लोटिंग लग रहा है, उस पोर्शन को हम बाद में करेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा रिफाइन कर सकते हैं। अगर हम इसको ओवर द शोल्डर दिखाने के बजाय, अगर इस ओनली जो डियर हमने इस्टेब्लिश कर दिया, डियर कहाँ पे है, अगर सिर्फ डियर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाए पीछे की तरफ से ये वुल्फ आता हुआ, ये ज़्यादा बेटर लगेगा।
आई थिंक दैट विल बी बेटर. तीनों को इस्टेब्लिश करने के बजाय दिस विल बी अ बेटर शॉट. ओके, सो लेट्स ट्राई दैट. यस, दैट्स अ बेटर लुकिंग शॉट. तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि ऑलरेडी इन 3 शॉट्स के अंदर, जैसे पहले शॉट्स में यहाँ से मूव अप हुए, उसके दूसरे शॉट में दिखाया कि एक डियर वहाँ पे आके रुका, और थर्ड में वोल्फ उसके पास में आ रहा है. अभी आते हैं हम फोर्थ शॉट पे. तो फोर्थ शॉट में हमें मोस्ट लाइकली ट्राई करेंगे बैक एंगल लेने का. अगर मैं लेंस की साइज़ इंक्रीज़ कर दूँ लाइक 75, तो वो ऐसा लगेगा कि ऑलमोस्ट उस तक पहुँच चुका है. तो थोड़ा सस्पेंस जनरेट करने के लिए मैंने जो कैमरे की फोकल लेंथ है वो इंक्रीज़ कर दी है. सो यहाँ से यहाँ तक डियर अभी भी श्योर नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं. और इसमें हम थोड़ा सा दिखा सकते हैं कि डियर को कुछ भनक हो गई है कि उसके पीछे एक वुल्फ है. तो हम उसके एनिमेशन में थोड़ा सा चेंज करेंगे. आइडल च्यू की बजाय हम उसमें लुक अराउंड ट्राई करते हैं, जिससे वो इधर उधर देखना चालू किया उसने. तो यहाँ पे देखते हैं हम कोई और ऑप्शन हमें मिल जाए, आइडल लुक अराउंड. तो इसमें ये इधर उधर देखता है खाने की, यहाँ भी देख रहा है और इधर भी मूव हो रहा है. तो ये एक अच्छा, इसको इस शॉट को हम फिर से 3 सेकंड लेंगे, जस्ट कि बहुत लॉन्गर ना दिखाएं कि वो इसके क्लोज आ रहा है, क्योंकि वुल्फ इज़ लाइक क्वाइट अ क्विक एनिमल. तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लेते हो हम. 90 सेकंड पे 3 सेकंड में इस शॉट को ख़त्म करेंगे. हो सकता है कि 2 सेकंड में, वो बाद में भी हम एडिट कर सकते हैं. तो इस शॉट को मैं हार्डली 3 सेकंड के अंदर कंक्लूड करना चाहूँगा. ओके, अब हम इस शॉट के कैमरा के अंदर जाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि ये वुल्फ, और एक प्रॉब्लम मुझे इसमें लग रही है कि जो डियर है वो ऑलरेडी उसका स्टार्ट नीचे से हो रहा है, जबकि पिछले शॉट में वो ही वाज लुकिंग फ्रंट. तो हम कोशिश करेंगे कि एनिमेशन को थोड़ा स्लाइड करके इस एंगल से स्टार्ट की जाए, यहाँ से. दैट विल बी अ बेटर आइडिया. इधर देखा, इधर देखा, जस्ट ही स्मेल समथिंग, इस तरीके का कुछ उसको रियलाइज़ हुआ. वुल्फ स्लोली मूव हो रहा है. वुल्फ को हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ से वोकल शिफ्ट भी कर सकते हैं. एक बहुत अच्छा फोकल जंप रहेगा, तो एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा सीन में. तो यहाँ से इस कैरेक्टर को मैं कुछ ट्रांसफॉर्म देता हूँ, यहाँ से फर्स्ट की, और अप्रॉक्सीमेटली इस जगह पे आते आते वुल्फ थोड़ा सा आगे आया अपनी लोकेशन से, जैसे कि यहाँ पे, ओनली यहाँ पे. ओके, तो इससे ये वॉक करता हुआ लगेगा कि उसकी तरफ स्लोली बढ़ रहा है. और हाँ, अब रहा फोकल शिफ्ट का. तो मैं, जैसे मैंने पहले बताया कि हम इस फ्रेम पे फोकस करेंगे डियर पे. तो चेक करते हैं कि हमारा डियर जो कैरेक्टर है उसके ऊपर फोकल शिफ्ट का फोकल प्लेन ऑन करते हैं. ये यहाँ पे रहेगा, और इसको हम की करेंगे इस पॉइंट पे, और धीरे धीरे यहाँ तक भी ठीक है. 30 तक हम चाहेंगे कि फोकल 1 सेकेंड टाइम देंगे फोकल शिफ्ट मूव करने से पहले, कि जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है डियर उस पर पहले फोकस रहे 1 मिनट 1 सेकंड के लिए, फिर बाद में 1 सेकंड में इधर मूव हो, और 1 सेकंड पर्टिकुलरली 3 सेकंड को डिवाइड कर लेंगे. 1 सेकंड हिरन पे, 1 सेकंड फोकल शिफ्ट होने में, और 1 सेकंड पर्टिकुलरली वुल्फ पे. तो यहाँ पे जाके मैं इसको की कर दूंगा, और 60 फ्रेम पे मैं इस दौरान इसको कम्प्लीटली शिफ्ट करके वुल्फ पे ले आऊँगा, इस जगह पे. ऑलराइट, और अब ये इसके बाद में इस डियर पे चला गया. तो मैं इसको प्लेन को बंद करके देखता हूँ कि ये पूरा शॉट कैसे प्ले हो रहा है. वहाँ से स्टार्ट हुआ, शिफ्ट हुआ, इस पे आ गया. ओके, तो फिर से हम वो पूरे सीक्वेंस को प्ले करके देखते हैं कि ओवरऑल इसमें क्या कंक्लूड हो रहा है. तो हम यहाँ से प्ले करते हैं. ये अपना कुछ काम कर रहा है. डियर आके रुका, इसके पीछे एक वुल्फ आया, और वुल्फ स्लोली इसकी तरफ आ रहा है. नेक्स्ट शॉट में या तो हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं कि ऑलरेडी वुल्फ भाग गया, जो हीरो है जो वहाँ पे ऑलरेडी फायर पे कुछ पका रहा है वो उसने भगा दिया. सो नाउ हम चाहेंगे कि वुल्फ उधर की तरफ भाग रहा हो, ऑलमोस्ट जस्ट जाता हुआ इसको शो करेंगे. तो पहले फ्रेम पे वुल्फ फॉर एग्जांपल यहाँ पे है,
और ऑलमोस्ट भागने की तैयारी में है। तो इस पे हम एक वॉक साइकिल या रन साइकिल, हम वॉक से बेटर है कि रन इसको दिखाएं। तो मैं एनिमेशन में वुल्फ की वॉक की बजाय मैं रन से रिप्लेस कर दूंगा। ये भी थोड़ा सा स्लो है, इसको और एडजस्ट करते हैं। ये आप बहुत, यस दैट्स अ बेटर। तो थोड़ा सा उसको आगे भी मूव करना जरूरी है क्योंकि अभी भी वो फ्रेम में दिख रहा है। सो लेट्स मेक हिम आउट ऑफ फ्रेम। ओके, तो ये भाग चुका है। परफेक्ट, ये एक कैरेक्टर का हो गया। इस कैरेक्टर को और दूसरा जो हमारा कैरेक्टर है, इनको ओवर द शोल्डर देखते हुए कि वुल्फ इनकी तरफ से इन्होंने भगाया और वो वहाँ से चला गया। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर है, हम उस पर कुछ एनिमेशन ट्रांसफ़र करते हैं। उस फेंसिंग के पास जस्ट खड़ा रहेगा एक फाइनल कंक्लूड करने के लिए कि वो यहाँ से जा चुका है। एक हीरोइक पोज में इसको दिखाते हैं कि इसको, इससे डर के वो भाग गया। सो दैट लुक्स बेटर। और इसको थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ। डियर को भी उस तरफ से रोटेट कर देंगे हम, और उधर की तरफ देखते हुए। और ये शॉट को भी हम 60 सेकेंड एक शॉट रख लेते हैं। तो ये पूरा एक सीक्वेंस हमारा कंक्लूड हो गया है, जिसमें हम आपको पूरा दिखा रहे हैं कि क्या किया है हमने। 420 सेकेंड्स यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 11-12 सेकेंड का एक कंप्लीट छोटा सा एक सीक्वेंस बन चुका है। लेट्स प्ले दिस कंप्लीट टाइमलाइन। नेक्स्ट शॉट में सीधा ये भागते हुए दिखा रहे हैं। तो ये एक सीक्वेंस जो कि हार्डली हमें लगा, आई थिंक 30 to 40 मिनट के अंदर हमने ये पूरा एक 5 शॉट का सीक्वेंस स्टार्ट से एंड तक बनाया। 30 मिनट के अंदर हमने पूरी लोकेशन बना ली। तो विद इन 1 आवर एक बहुत अच्छा खासा कंटेंट तैयार हो चुका है। तो ये अनरियल इंजन की सबसे अच्छी खासियत है। आपको इसमें अलग से कुछ लाइट या कुछ रेंडर नहीं करना। आप बहुत सारी चीज़ें और भी चेंज कर सकते हैं। इसको एक्सपोर्ट करने के बहुत से तरीके हैं। जैसे आप मूवी रेंडर क्यू में जाके इस पूरे सीक्वेंस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं एज ए एमओवी। आप यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। आप अपनी शोरील की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा आपने देखा, आई होप आपने इस ट्यूटोरियल को एंजॉय किया होगा। सबसे मेन जो इसमें मेरा फोकस था वो दिखाने का कि क्विकली कैसे चीज़ें हो सकती है। बहुत सारी बैक एंड की चीज़ें आपको पता नहीं चला होगा कि कहाँ से कैसे मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, कहाँ से आ रही है। ये एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस है जो कि आप एक अच्छा, जब आप सॉफ्टवेयर से फेमिलियर हो जाते हो, आप उसको पढ़ते हैं, तब आप ये चीज़ें सीख पाएंगे। आई होप कि ये डेमो आपको पसंद आया होगा। कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। एंड डोंट मिस दिस गोल्डन चांस टू लर्न फ्यूचर ऑफ फिल्म मेकिंग। जल्द ही मिलते हैं रेगुलर कोर्स क्लासेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।